गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, ठीक है, जिसके कवि है नागार्जुन और चैप्टर का नाम है यह है दंतोरित मुस्कान। इसकी ये पहली कविता है, ठीक है। दूसरी कविता इनकी है फसल। तो पहली कविता अपनी ये है कि तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान। कवि यहाँ पर जो है एक नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी निकलते हुए दांतों की जो मधुर मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान। जो मतलब मरे हुए प्राणी में भी जान डाल सकती है, ठीक है। आशय यह है कि तुम्हारी मनमोहक मुस्कान को देखकर निराश, उदास और बेजान व्यक्ति भी प्रसन्न हो उठेगा। उसके अंदर भी दुनिया के प्रति आकर्षण जाग उठेगा, ठीक है। आगे कवि कह रहा है धूली धूसर तुम्हारे ये गात। गात मतलब क्या होता है? तन या शरीर, ठीक है। धूली धूसर मतलब मिट्टी से सना हुआ, मिट्टी से भरा हुआ। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात मतलब तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल का फूल, ठीक है। कि जो कमल है, कमल के जो फूल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हो। आशय ये है कि तुम्हारा सुंदर सुकोमल मुख जो है वो कमल के फूल के समान प्रतीत होता है, ठीक है। अगला है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण मतलब तुम्हारे जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ही पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर या चट्टान। कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ही जो चट्टाने हैं वो भी पिघलकर जल बन गई होंगी। आशय क्या है कि बच्चे की जो मनमोहक मुस्कान है वो पत्थर दिल व्यक्ति को भी कोमल हृदय वाला बना देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है सबको समझ में? नहीं समझ में आए तो बोल देना, ठीक है। आगे कवि कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। वो कह रहा है कि बच्चे का स्पर्श पाकर बांस और बबूल जैसे पेड़ों से भी शेफालिका के फूल झर रहे हैं, ठीक है। आशय क्या है कि जो मैं, कवि अपने लिए कह रहा है कि मैं जो था बिल्कुल नीरस, कठोर, शुष्क और कटीला हो गया था, ठीक है। लेकिन तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखकर मैं भी सरस बन गया हूँ, ठीक है। मैं भी मतलब अच्छे हृदय वाला बन गया हूँ। आगे कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब एक बार बता दूं कि बांस और बबूल के पेड़ कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, शुष्क होते हैं और वो कांटों से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि बच्चे को संबोधित करके क्या कह रहा है कि जैसे मतलब तुम्हारा स्पर्श पाकर जैसे बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे, वैसे ही मैं भी तुम्हारा स्पर्श पाकर मतलब सहृदय वाला हो गया हूँ। नहीं तो मेरा जीवन भी जो था वो कठोर, शुष्क और कटीला हो गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब एक टक। कह रहा है कवि बच्चे को कि तुम मुझे एक टक देखते रहे हो, एक टक देख रहे हो, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, ठीक है। थक गए हो आंख लूं मैं फेर। वो कह रहा है कि तुम मुझे लगातार एक टक देख रहे हो और लगातार मुझे देखते हुए तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं स्वयं ही तुमसे अपनी नजर हटा लेता हूँ। आंख लूं फेर मतलब मैं स्वयं ही तुमसे अपनी नजर हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वो कह रहा है कि तुम मुझे
पहली बार देखकर मुझे जान नहीं पाए, मुझे पहचान नहीं पाए। फिर आगे कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, ठीक है, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान है। तो कह रहा है कि वो कवि जो है अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि तुम्हारी माँ आज हम दोनों के बीच माध्यम ना बनी होती, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस मधुर मुस्कान को नहीं देख पाता, तुम्हारी इस मनमोहक मुस्कान को नहीं जान पाता, और मुझे ये पता नहीं चल पाता कि मनमोहक दंतुरित मुस्कान वाला जो बच्चा है वो मेरी ही संतान है। आई बात समझ में? विशेष में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो माँ होती है वो ही पिता और बच्चे के बीच स्नेह का, प्रेम का माध्यम बनती है। ये कवि ने स्पष्ट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ पर कह रहा है कि तुम, बच्चे को ही संबोधित कर रहा है कि तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया और वो निरंतर तुम्हारी सुंदर छवि निहारती रहती है, इसलिए वो भी धन्य है। चिर प्रवासी में इतर, इतर मतलब और इधर मैं लगातार लंबी यात्राएं करता रहता हूँ, जिससे कि क्या है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाता, और मैं अन्य मतलब मैं तुम दोनों से पराया हो गया हूँ। किस कारण पराया हो गया? वो लंबी यात्राएं करने के कारण, और लंबी यात्राएं करने के कारण अधिकतर उसको घर से बाहर रहना पड़ता है, इस कारण वो दोनों से पराया हो गया है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क रहा ही नहीं। तुम्हें कभी मेरे पास आने का मौका मिला ही नहीं, इसलिए तुम मुझसे अनजान हो, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, मधुपर्क मतलब शहद। तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी उंगलियों से सदा शहद चटाती रही है, अर्थात तुम्हें अपना वात्सल्य और अपना प्यार लगातार देती रही है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम थोड़े से बड़े हो रहे हो, दांत निकल रहे हैं, इस कारण तुम थोड़े बड़े हो रहे हो। तो कनखी मार मतलब तुम मेरी तरफ तिरछी नजरों से देख लेते हो और फिर अपनी नजर हटा लेते हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, हम दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है, तो तुम क्या करते हो? अपना स्नेह प्रकट करते हो और मुस्कुरा पड़ते हो। और मुस्कुराने से क्या होता है? तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो तुम्हारे निकलते दांतों से जो मनमोहक तुम्हारी मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है, इतनी मधुर है कि मैं उसके ऊपर, लास्ट लाइन का अर्थ क्या है कि मैं उस मनमोहक हंसी पर मुग्ध हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। किसी को नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरी कविता है अपनी फसल। यहाँ पर जो कवि है फसल की प्रक्रिया के वर्णन के संबंध में, ठीक है, प्रक्रिया के संबंध में वर्णन कर रहा है कि फसल कैसे तैयार होती है। कवि कह रहा है कि जो फसलें खेतों में फल फूल रही है, ठीक है, ये जो फसलें फल फूल रही है उसमें एक के नहीं, दो के नहीं, उसमें एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, बल्कि उन फसलों को सैकड़ों नदियों का पानी सींच रहा है, जिससे ये फसलें तैयार हो रही है। ठीक है, क्या आएगा पहले कि जो कवि है वो फसल उगाने की प्रक्रिया का वर्णन करता हुआ कहता है कि जो खेतों में फसलें फल फूल रही है उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों का जो पानी है वो उन फसलों को सींच रहा है, जिससे कि ये फसलें तैयार हो रही है। फिर आगे कह रहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन फसलों को तैयार करने में
जो ये फसलें तैयार हो रही है, उन फसलों को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों के हाथों का स्पर्श मिला हुआ है। ठीक है, अर्थात इन फसलों को न जाने कितने ही मजदूरों ने और किसानों ने तैयार किया है, और उनकी मेहनत का ये परिणाम है जिससे कि फसलें ये तैयार हो सकी हैं। आगे कह रहा है कवि, एक की नहीं, ठीक है, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ये कह रहा है कि इन फसलों को तैयार करने में जो मिट्टी है वो एक खेत की नहीं, दो खेत की नहीं, बल्कि हजार, बहुत सारे खेतों की मिट्टी का जो गुण है, जो स्वभाव है, वो इन फसलों में आकर मिला है, तब ये फसलें तैयार हुई है। अब जो पहला हमने पढ़ा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे लास्ट में, कि जो फसलें हैं वो मनुष्य के परिश्रम, नदियों का पानी और मिट्टी का स्वभाव, ठीक है, इन तीनों के योगदान का ही प्रतिफल है। जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिली तब तक फसलें तैयार नहीं हो सकती। आई बात समझ में? फसलों को तैयार करने में पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और मनुष्य की मेहनत भी चाहिए, तभी फसलें तैयार होती है। आगे कवि कह रहा है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह। यहाँ पर कवि जो है वो फसलों के लिए प्रश्न करके स्वयं ही उत्तर दे रहा है कि फसल क्या है। ठीक है, वो कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, बल्कि वो नदियों के पानी के प्रभाव का जादू है। ठीक है, अर्थात फसलों को तैयार करने में पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ ही हाथों के स्पर्श की महिमा है। इसी प्रकार मनुष्य की मेहनत का सुखद परिणाम है। ठीक है, मनुष्य के हाथों की मेहनत का सुखद परिणाम है। आगे कह रहा है कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये फसलें कहीं पर भूरी मिट्टी से उपजी है, तो कहीं काली मिट्टी से उपजी है, तो कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। संदली मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो कि कई मिट्टियों के गुण जब उसमें मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी मिट्टियां जब मिलती है तब जाके वो एक संदली मिट्टी तैयार होती है। तो क्या कह रहा है कि फसल कहीं भूरी मिट्टी से उपजी, कहीं काली मिट्टी से उपजी और कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और ये जो फसल है वो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। अर्थात आशय क्या है कि सूरज की किरणों ने फसलों को जो ऊष्मा प्रदान की है, जो ऊर्जा, जो गर्मी प्रदान की है, वो ही उसका तैयार रूप है। आई बात समझ में? मतलब फसलों को तैयार करने में सूरज की गर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम क्या कहेंगे कि सूरज की किरणों ने फसलों को जो ऊष्मा दी है वो ही इसका रूपाकार है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा की थिरकन इन फसलों में सिमट कर समा गई है। अर्थात फसलों को बड़ा करने में हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारा लास्ट में क्या कहेंगे कि सारे प्राकृतिक तत्वों और मनुष्य की मेहनत को मिलाकर ही फसल का निर्माण होता है। आ गई बात सबके समझ में? क्या क्या चीजें लगती है फसल में? नदियों का पानी, हाँ, नदियों का पानी, हवा, हाथों की गरिमा, हाँ, हवा की थिरकन का स्पर्श, हाँ, और काली भूरी संदली, हाँ, अनेक प्रकार की मिट्टी। गुणधर्म। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस चैप्टर को अच्छे से खुद पढ़ लेना, एक एक लाइन तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि देखो रिवीजन अपना कई बार हो रहा है, शायद तीसरी बार होगा मेरे ख्याल से रिवीजन, है ना? ये तीसरी बार पढ़ा रही हूँ चैप्टर ये, तो इसको खुद पढ़ना और अच्छे से तैयार करना, ठीक है? और साथ के साथ सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करते हुए चलो, ठीक है? बाय बेटा।